हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को विस्तृत रूप से समझा था और आज उसी चैप्टर्स के मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। बच्चों, मैं इन प्रश्नोत्तर को करूंगी और आप भी मेरे साथ कोशिश करते रहिए और देखिए कि आप इन प्रश्नोत्तर को कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, इसको समझिए और प्रश्नोत्तर को मेरे साथ साथ हल कीजिए। और इस वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक में बच्चों सबसे पहले दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिए हैं, इसमें ये खाली स्थान दिए हैं, इसमें आपको उचित शब्द भरना है। चलिए देखते हैं कैसे भरना है। सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? आप सभी जानते हैं, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अगला है, नीले हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं? तो हम जानते हैं ये वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन। अगला है, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। और ये ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है और कवक सूक्ष्म जीव में आता है। अगला है, हैजा किसके द्वारा होता है? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं बहुविकल्पीय। इनमें से हमें एक एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और इन चारों विकल्प में से जो विकल्प हमारे लिए सही है उसको हमें चयन करके उसको उस पर हमको टिक का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं। पहला है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। चीनी के में, एल्कोहल के में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में या ऑक्सीजन के में। हम अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट का उपयोग हम एल्कोहल बनाने में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? एल्कोहल। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है? इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि है। एल्कोहल नहीं है, ईस्ट नहीं है। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मलेरिया परजीवी वैसे तो एक प्रोटोजोआ जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं उसके द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन उस प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? उसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। कॉकरोच नहीं है, घरेलू मक्खी भी नहीं है, तितली भी नहीं है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग कौन से होते हैं? संचरणीय रोग कौन से होते हैं? जो ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में तेजी से फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। इसके मुख्य भाग चींटी नहीं है, घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी हम सबके बीच रहती है और ये पहले रोगी व्यक्ति के खाने,
या उसके थूक या उसके बर्तन झूठे पर बैठती है और वहां से वो कीटाणु इसके शरीर पे चिपक जाते हैं, और जब ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर या खाने पर जाकर के बैठती है तो वहां ये कीटाणुओं को छोड़ देती है। इस तरीके से ये संचरणीय रोगों को बहुत तेजी से फैलाती है। ड्रैगन मक्खी भी नहीं है इसका, मकड़ी भी नहीं है। अगला है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? उष्णता इसका कारण नहीं है, पीसना भी इसका कारण नहीं है, और मारने के कारण भी नहीं है। तो इसका कारण क्या है? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। उसमें जब ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है तभी ब्रेड अथवा इडली फूलती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम क्या है? नाइट्रोजन स्तरीकरण नहीं है, मोल्डिंग भी नहीं है, इसका नाम क्या है? किण्वन। किण्वन जब हमने आपको समझाया था तो यही बताया था कि चीनी को अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है, और संक्रमण भी इसका नहीं है। तो ये हमने बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो किए। तीसरा क्वेश्चन है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम 1 में दिए हैं जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। इधर ये इनके कार्य दिए हैं। अब हम देखेंगे कौन सा कार्य किसका है। सबसे पहले आता है जीवाणु। जीवाणु का क्या कार्य है? तो देखिए, जीवाणु का नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी वैसे तो जीवाणुओं का कार्य है, दही का जमना भी है, ब्रेड की बेकिंग भी है, और मलेरिया का कारक भी एक जीवाणु है। नहीं, मलेरिया का कारक जीवाणु नहीं है, जीवाणु हैजा का कारक है। और एड्स का कारक नहीं है, प्रतिजैविक उत्पादित करता है। तो जीवाणु के इसमें कई हैं, तो अभी हम इसको पहले रोक लेते हैं, इसको आगे हम देखते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही का जमना। लैक्टोबैसिलस भी एक जीवाणु है जो कि दही जमाने में सहायक है। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट करता है ये लैक्टोबैसिलस दही का जमना हो गया, और ये ब्रेड की बेकिंग। ईस्ट का कार्य क्या है? ब्रेड की बेकिंग करना। एक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ यहाँ किससे मैच हो रहा है? तो प्रोटोजोआ हो रहा है मलेरिया का कारक, क्योंकि प्रोटोजोआ होता है ये प्रोटोजोआ एक प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया रोग को फैलाता है। तो प्रोटोजोआ को हम किससे मिला देंगे? मलेरिया का कारक। अब एक विषाणु, विषाणु एड्स का कारक होता है। एड्स रोग जो होता है ये विषाणु जनित रोग है, ये HIV वायरस के द्वारा होता है। अब जीवाणु, वैसे तो जीवाणु के कई काम थे, लेकिन अब जीवाणु का कौन सा बचा? हैजा का कारक। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, जीवाणु हैजा का कारक है। इस तरीके से हमने ये कॉलम अपने सॉल्व किए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? हम ये पढ़ चुके हैं कि हम सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। तो नहीं, सूक्ष्म जीव बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, नाम ही उनका सूक्ष्म जीव है। इतने छोटे होते हैं कि हम इनको बिना किसी यंत्र की सहायता से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका प्रयोग हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए करते हैं। इसका नाम ही है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म जीवों को देखने वाला। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से 5 वर्ग हैं। नंबर 1 जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। कवक जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। प्रोटोजोआ ये भी सूक्ष्म जीवों में आते हैं। शैवाल जिन्हें हम एल्गी कहते हैं, एंड विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं। इसमें जब हमने पढ़ा था तो ये विषाणु को थोड़ा अलग से पढ़ा था, क्योंकि ये एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, लेकिन आता ये भी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत है। सूक्ष्म जीवों को हमने 5 वर्गों में बांट दिया। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। बच्चों, ये भी हम पढ़ चुके हैं
कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल, कौन कौन? जीवाणु और नीले हरे शैवाल, जिनको हम इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये दोनों जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उदाहरण है लेग्यूम पौधों की जड़ों। लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं? मटर कुल के पौधे, जिसमें मटर, चना और सारी दालें आती हैं, ये सब लेग्यूम कुल के पौधे कहलाते हैं। तो लेग्यूम कुल के पौधों की जड़ों में एक जीवाणु होता है राइजोबियम, जिसे कहते हैं, जिसका नाम राइजोबियम है, और ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये हमने आपको वहां भी बताया था, लेग्यूम कुल की जड़ों में ये राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन कौन करते हैं? जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों आइए देखते हैं कौन सी हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में उपयोग, क्या क्या उपयोग है इनके। ऐसे हम विस्तार में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको शॉर्ट में पढ़ेंगे। पहला है दही, ब्रेड एवं केक बनाने में। ये हमने पढ़ा था, दूध से दही सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु था। ब्रेड एवं केक बनाने में ईस्ट का रोल है। ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव। दूसरा है पर्यावरण को स्वच्छ करने में। पर्यावरण को स्वच्छ करने में कैसे था? हमने बताया था कि जो मृत जीव होते हैं, सड़ गल मृत जाते हैं, उनको ये सूक्ष्म जीव उनका अपघटन करके उनके जो आवश्यक तत्व हैं उनको वातावरण में मिला देते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अगला है औषधि बनाने में। ये भी हमने बताया था, बहुत सी औषधियां सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। बहुत सी औषधियां क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से बनती हैं, और ये औषधियां जो होती हैं ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक औषधियां कहते हैं। एंटीबायोटिक औषधियां, ये एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, या प्रतिजैविक औषधियां कहलाती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। सूक्ष्म जीव ही इनका स्रोत हैं, और ये उनकी वृद्धि को रोक के या उनको नष्ट करके उस रोग के उपचार में ये सहायक होती हैं। अगला इसका उपयोग है मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। मृदा की उर्वरता सूक्ष्म जीव बढ़ाते हैं। ये नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में देते हैं, जिससे उर्वरता बढ़ती है। खाद भी बनाते हैं जो मिट्टी में बढ़ती है, जिससे उर्वरता बढ़ती है। और कुछ सूक्ष्म जीव डायरेक्ट उसमें पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला है एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के निर्माण में। एल्कोहल और शराब का निर्माण कौन सा सूक्ष्म जीव करता है? ईस्ट। बताया था अभी, चीनी से अल्कोहल जो बनता है वो सूक्ष्म जीव बनाता है, ईस्ट ही बनाता है वो, उसको हम किण्वन कह रहे थे। तो अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का रोल है। अगला है खाद बनाने में। जो हमने बताई थी कि खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का रोल है। जो छिलके, सड़ी गली चीजें होती हैं उनको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद में उसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो सारी चीजें जो हैं उनका अपघटन हो जाता है, और वो सारी चीजें किस में बदल जाती हैं? खाद में। और ये खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। अगला है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भी बात अभी हो चुकी है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके किसको देते हैं? पौधों को, जमीन में मिट्टी में दे देते हैं, स्थिर मिट्टी में स्थिर कर देते हैं, और फिर मिट्टी से पौधों की जड़ें इनको ले लेती हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सूक्ष्म जीवों का रोल होता है। अगला है टीके या वैक्सीन के उत्पादन में। टीके या वैक्सीन के उत्पादन में ये भी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की ही बहुत कम मात्रा होती है, जो जिन्हें निष्क्रिय करके शरीर में एंटर करवाया जाता है। जब हम शरीर में एंटर करते हैं तो शरीर सोचता है कि सूक्ष्म जीव का अटैक हुआ है,
और वो इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लेता है, रक्षात्मक एंटीबॉडीज बना लेता है। तो रक्षात्मक एंटीबॉडीज जब हमारे शरीर में पहले से मौजूद होती हैं और अगर भविष्य में कभी वास्तव में उस जीवाणु का हमारे शरीर पे अटैक होता है, तो क्योंकि पहले से ही उनकी मौजूद है एंटीबॉडीज, तो वो उस रोग को या उसको बढ़ने नहीं देती, उसको वहीं के वहीं वो कंट्रोल कर लेती हैं, जिससे इसके सिम्टम या तो हम पे आते ही नहीं है या आते हैं तो बहुत मामूली से आते हैं। तो टीके या वैक्सीन बड़े स्तर पर ये सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किए जाते हैं। अगला है पनीर, अचार आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में। पनीर में, अचार में, इन सब में सूक्ष्म जीवों का ही रोल होता है। नेक्स्ट है कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे कुछ शैवाल एवं कवक, खासतौर से इनको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। कुछ कवक, जैसे आपने सुने होंगे एगेरिकस के कुछ होती हैं खाने वाली स्पीसीज, मशरूम्स, ये कुछ कवक होते हैं जिनको भोजन के रूप में हम यूज करते हैं। और कुछ शैवाल भी होते हैं जो आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं और प्रोटीन के भी बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो हमने देखा ये सूक्ष्म जीवों के 10 उपयोग थे जो हमने आपको संक्षिप्त रूप से बताए। किस किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण लिखें। पिछले क्वेश्चन में हमने उसके लाभदायक उपयोग देखे थे, अब यहाँ उसके हानिकारक उपयोग देखेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं? नंबर 1, सूक्ष्म जीव मनुष्य, जानवर एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये भी जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो अलग अलग बताए थे कि मनुष्य में ये किस तरीके से करते हैं। जीवाणु जनित रोग थे कुछ, जैसे हैजा था और ये टाइफाइड था। और ये जानवरों में भी और कुछ विषाणु जनित रोग थे, जैसे एड्स और ये कोरोना अभी चला था, ये कोरोना वायरस। और ये और भी ऐसे हैं, और कुछ प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग थे, जैसे मलेरिया। तो ये मनुष्य में तमाम सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं। कवक हैं, वो दांत खाज खुजली करते हैं। जानवरों में भी हमने बताया था, जानवरों में भी ये रोग करते हैं। और पौधों में रोग उत्पन्न करना, पौधों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्य, जानवर व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, भोजन को ये संदूषित कर देते हैं। संदूषित मीन्स उसमें अब विष उत्पन्न करके उसको खराब कर देते हैं, उसमें स्मेल गंदी आती है और वो शरीर के लिए नुकसान होता है, खराब कर देते हैं भोजन को। अगला है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन के विषय में हमने आपको डिटेल बताया था, जिसको इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। जब हम ये सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, जब हम इसको खा लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। और कभी कभी ये उल्टियां होने, पेट में दर्द ये इतना बढ़ जाता है कि एडमिट होने तक की नौबत आ जाती है। कपड़े, चमड़े आदि को नष्ट कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव फफूंदी वगैरह है जो कपड़ों पर, चमड़ों पर लग जाती है और ये उसको नष्ट कर देती है। तो ये थे सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियां क्या होती हैं? ये वह औषधियां जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। इन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। वह ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों की या तो वृद्धि को रोक देती हैं और या फिर इनको नष्ट कर देती हैं। या तो उनकी वृद्धि को रोक देंगी या उन्हें नष्ट कर देंगी। ऐसी औषधियां क्या कहलाती हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियां कहलाती हैं। प्रतिजैविक लेते समय हमको निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, ये हमेशा हमको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, कभी अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर के कहने पर ही ये हमको लेनी चाहिए। अगला है दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। डॉक्टर ने इन दवाओं को जितने दिन खाने के लिए बोला है, जितने टाइम तक के लिए इनको बोला है, उतने समय तक हमें इनको खाना चाहिए, इनका कोर्स पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे। अच्छा, अगला इसका नेक्स्ट है, इसका आवश्यकता होने पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए।
प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा हमको जब ही लेनी चाहिए जब इसकी आवश्यकता होती है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे, जब इसको लेंगे, इसकी आवश्यकता होगी, तभी उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसलिए अनावश्यक रूप से हमको ये एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। तो ये थे एंटीबायोटिक लेते समय बरतने वाली सावधानी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए ये प्रश्नोत्तर बहुत उपयोगी साबित हुए होंगे। और अगर ये चैप्टर आपने वास्तव में अच्छे से समझा है, तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपने भी इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ हल किया होगा। और ये मेरे हल करने से पहले ही बल्कि आपने इनको अच्छे से अपने मन में सोचा होगा। अगर वास्तव में ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके भी मुझे बताइए। तो बच्चों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इस नेक्स्ट चैप्टर के। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय।